राजस्थान में महिला सुरक्षा केंद्र कैसे काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज मैं जयपुर ग्रामीण थाने में हूँ। यहाँ पर महिला सुरक्षा केंद्र है और महिला सुरक्षा केंद्र में लोग कैसे आते हैं, कैसे यहाँ व्यवस्थाएं होती है, कौन सा संस्था है जो इसको रन करती है, कौन लोग इसके साथ जुड़े हैं और क्या क्वालिफिकेशन होती है और किस तरह के आपराधिक मापदंड होते हैं जिनके यहाँ पर इनको निवारण किया जाता है। मेरे साथ में है मीनाक्षी बिंदोरिया जो NFIW के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये महिला सुरक्षा केंद्र को देखते भी हैं। मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये महिला सुरक्षा केंद्र है वो क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान प्रगतिशील महिला फेडरेशन, जो राजस्थान में महिला और बच्चों के लिए काम करता है और उसी के साथ में वही ऑर्गेनाइजेशन हमारा महिला बाल विकास विभाग में के साथ में मिलकर काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने अपने हर पुलिस सर्किल थाने पे काउंसलिंग सेंटर खोला है, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, जिसके अंतर्गत कोई भी क्षेत्र की महिला, किसी भी जगह की कोई भी महिला बच्चा आके हमारे पास में अपनी शिकायत या अपनी कोई भी समस्या को लेकर हमारे पास में आ सकता है और उनकी हर समस्या का हम निवारण करने के लिए हम बैठते हैं। हमारे पास में प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं जो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस होता है महिलाओं के और बच्चों के इश्यूज़ पे काम करते हुए। हमारी जो संस्था है वो 1954 से रजिस्टर्ड है और पूरे भारत के अंतर्गत अभी महिला और बच्चों के लिए और जो मजदूर वर्ग के हैं उनके सबके लिए काम कर रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता कंवर है आप और यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पर काउंसलर के पद पर हूँ और 2017 से मैं एज ए काउंसलर यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर काउंसलर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? यहाँ पर काउंसलर के लिए MSW, MS सोशलॉजी और लॉ का होना ज़रूरी है। मतलब MSW पास आउट होना चाहिए या फिर लॉ का स्टूडेंट होना जरूरी है? नहीं, इसमें पोस्ट जो 2 काउंसलरों की निकलती है, जिसमें एक का लॉ का होना ज़रूरी है, एक काउंसलर का, और दूसरा काउंसलर MSW हो या MS सोशलॉजी हो। आपका शुभ नाम? महिला कांस्टेबल मंजू। तो आप क्या हो यहाँ पर? महिला कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल हो। तो आपकी इन दोनों एजुकेशन मापदंड नहीं है क्या? नहीं है, मैं तो BA 12वीं ऐसी तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 2019 2019 से। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो जिसको कुछ समस्या हो और वो ना तो पुलिस को जानता हो ना किसी पर्सन को जानता हो, सिर्फ उसने कभी अखबार में पढ़ा हो या टीवी में देखा हो कि हर थाने में महिला सुरक्षा केंद्र होता है, तो वो यहाँ पर आके कैसे आपसे मदद मांगेगा? देखिए, हम हर क्षेत्र में जाते हैं। हमारे एक लीगल कार्यशालाएँ लगती है, हम स्कूलों में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं और आंगनबाड़ी में जाके हम उनको हमारा सेंटर का जो नंबर है हम वो लिख के देते हैं और बताते हैं कि कोई भी महिला अगर उनमें से अगर कोई महिला पीड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार है या किसी के साथ में कोई छेड़खानी है। स्कूल में इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ में भी बहुत सारे क्राइम की समस्याएं सामने आती है, उनके साथ में छेड़छाड़ के मैटर सामने आते हैं, कोई पीछा कर रहा है, ऐसे कई सारे मामले हमारे पास आए हैं। ये मामले तब आते हैं जब हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूल के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि कोई अगर महिला पीड़ित भी है उनके घर में या पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो वो हमसे संपर्क कर सकती हैं और हमसे संपर्क करने के लिए हम हमारा एक ऑफिस का नंबर भी बताते हैं, समय बताते हैं। उसके अलावा हमारा ऑफिस का जो नंबर है उसके बाद में मेल ID भी है, साथ में हम मेल ID भी उनको लिख के और देते हैं। कुछ हम टोल फ्री नंबर भी बताते हैं। कुछ महिलाएं हमारे पास सीधे आती है और कुछ महिलाएं और बच्चे हमारे पास स्कूल के माध्यम से आ गए, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई NGO के माध्यम से हमारे पास आ जाता है, कोई थाना भी हमारे पास रेफ़र करता है जब उनको लगता है कि मामला जो है सिर्फ काउंसलिंग का है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, महिला जो है, पीड़ित महिला जो है प्रार्थिया, वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती है लेकिन वो उसी घर में रहना चाहती है, तब उसको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की और वो काउंसलिंग के लिए थाने वाले हमारे पास रेफ़र करते हैं और हम लोग उसको काउंसलिंग के माध्यम से उसको रिलीफ देते हैं। तो यहाँ पर हर थाने का एक दायरा भी होगा कि भी आप अगर यहाँ जयपुर ग्रामीण बैठे हो तो जयपुर ग्रामीण का किस का क्षेत्र का पार्ट आपके साथ? ऐसा नहीं है। महिला के साथ में अगर कोई हिंसा हो रही है तो हमारे पुलिस के अंदर भी या कहीं पे भी कोई भी महिला अगर किसी के साथ में वायलेंस कहीं भी हो रहा है तो वो किसी भी जगह जा सकती है। अगर वो थाने में मान लीजिए कि एक क्षेत्र में घटना हुई है और दूसरे क्षेत्र में वो जाके अगर रिपोर्ट दर्ज करा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में उसके साथ में घटना हुई है वहाँ पे वो महिला सुरक्षित नहीं है, तो वो वहाँ से भागती है और भागने के बाद में कहीं ना कहीं जाने के बाद में सुरक्षित महसूस होने के बाद में वो दूसरे थाने में जाती है और उसको शिकायत देती है। तो उस महिला की शिकायत
लिखी जाती है, जो संबंधित जिस थाने में हो जाएगी, थाना मना नहीं कर सकता। थाना 0 नंबर एफआईआर काटेगा और उस संबंधित थाने को रेफ़र करेगा जिस जगह की वो घटना घटित हुई है। इसलिए थाने को हम ये नहीं कह सकते कि महिला के लिए ये एक थाना जो है उसका दायरा है। दायरा ऐसा नहीं है, महिला कहीं पे भी जा सकती है, अपनी शिकायत दे सकती है। तो राजस्थान में जितने पुलिस के जो थाने हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर हर थाने में क्या महिला सुरक्षा केंद्र है क्या? सर पहले महिला सुरक्षा सलाह केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक महिला सुरक्षा सलाह केंद्र था और जयपुर में 5 एमएसएस के थे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, जिसमें जयपुर 5 भागों में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और एक ग्रामीण। और जो महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है वो महिला थानों के अंदर खोलने का पर्पज़ यही था कि अगर महिला थाने में कोई महिला आ रही है तो उसकी काउंसलिंग की जा सके, उसी जगह महिला थाने में ही रहते हुए उसकी काउंसलिंग की जा सके। और उसी के साथ अभी 2023 में गहलोत सरकार जब आई थी तो गहलोत सरकार ने हर पुलिस सर्किल पे एक थाना महिला सुरक्षा सलाह केंद्र खोला। उसका पर्पज़ यही था कि दूर दराज की जो महिलाएं हैं वो इधर उधर ना भटके और अपने साथ में हो रही हिंसा को वो तुरंत रोके और अपने संबंधित पुलिस सर्किल थाने में जाके काउंसलिंग करवा सकती है। तो नंबर ऑफ द केसेस पूछें तो अब तक कितने, एक थाने में, मैं इसी थाने की बात कर लूँ तो कितने केस है वो सॉल्व हो चुके हैं? अभी तक अगर हम 2012 से लेते हैं तो हमारा आंकड़ा आपके पीछे ही लगा हुआ है जस्ट सारे केसेस का, जिसमें हमारे 2012 में कितने केस आए, 2025 में कितने केस आए और अभी तक फ़िलहाल जैसे अभी का मैं बताऊं 2026 में अभी तक हमारे पास में 121 केस आ चुके हैं। तो ये सारे सॉल्व हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल। हमारी मंथली रिपोर्ट जाती है महिला अधिकारिता विभाग को, जिसमें हमारे जिन केसों का निस्तारण हो चुका है उसमें टोटल सारी रिपोर्ट जाती है कि इतने केसों का निस्तारण हो चुका। मान लीजिए अगर महीने में हमारे पास में 20 या 25 केस हुए हैं तो उसमें टोटल हम निस्तारण भेजते हैं। तो अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करके कहीं किसी लड़के के साथ में जा रही है और वो महिला सुरक्षा के पास में, महिला सुरक्षा केंद्र के पास में आती है सुरक्षा मांगने के लिए, जी। तो उसके लिए क्या प्रावधान होता है? सर अगर आप देखेंगे आज भी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी बच्ची आई हुई है जिन्होंने अपनी घर वालों के खिलाफ़ जाके अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से शादी की है और उसके बाद में उनके जब वो हमारे पास बच्ची आती है तो सर हम सबसे पहले हम संबंधित थाने को इन्फॉर्म करते हैं ताकि थाने में अगर कोई एमपीआर है या कोई रिपोर्ट है तो वो थाने वाले बच्ची के बयान ले सके। उनको इन्फॉर्म करना हमें ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम बच्ची के घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद में थाने वाले यहाँ आते और उस बच्ची के बयान लेखबद्ध करते। बच्ची अगर जाना चाहती है अपने घर वालों के साथ में तो चली जाती है, भेज देते हैं, और नहीं जाना चाहती है और उसको लगता है कि मुझे अभी कहीं नहीं जाना तो हम शेल्टर होम में उसको सुरक्षित स्थान पे उसको हम शेल्टर में आश्रय स्तर के लिए भेजते हैं। और अगर वो अपने पति के साथ जाना चाहती है, बालिग है, तो वो अपनी मर्जी से जा सकती है क्योंकि हमारा कानून भी यही कहता है। ये सरकार की तरफ से चलता है सेंटर पूरा, और कभी ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से इसकी अवेयरनेस कैंप चलाई जाए या बड़े बड़े होर्डिंग या बोर्ड्स लगे इसके कि भी सबको पता चले कि महिला सुरक्षा केंद्र हर थाने में है, वहाँ पर महिला जा सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है, इस तरह का कोई है? देखिए आज से कई साल पहले सरकार ने जब भी सेंटर खोले थे तब हमारी ट्रेनिंग भी होती थी और कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होते थे, लेकिन अभी इन दिनों कुछ सालों से ये चीज़ें बंद हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये समय समय पे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात जब हम करते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों का हर क्षेत्र में, हर स्कूल में पता होना चाहिए। हम कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी पहुँच होती है हम वहाँ तक चले जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर स्कूल में हम पहुँच पाए, लेकिन एक सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकल जाए या वो जगह जगह बता दे, आंगनबाड़ी स्तर पे भी अगर वो प्रोवाइड कराए सबकी जगह कि एमएसएस किस तरह से काम करता है और हमारी सुरक्षा के लिए है, तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं पहुंच नहीं पाती है थानों तक या कहीं पे भी अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पहुंच पाएगी। आपने बोर्ड लगा रखा है जिस बोर्ड पर आपने बहुत सारे क्राइम के बारे में लिख रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ बताओगे? हाँ जी, ये हमारे पास जो सर आप देखेंगे तो वो लिखा हुआ है हिंसा का प्रकार। हिंसा के प्रकार में सर हमने सारे एक पेड़ बनाया है, उस पेड़ पे हमने हर एक उस वायलेंस को कैटेगराइज किया है जो वायलेंस हमें मिला है कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला से
हमें हमारे सामने वो वायलेंस निकल के आया है, और जब भी कोई नया वायलेंस निकल के आता है तो हम उसको इसी तरह से कैटेगराइज करके डिस्प्ले कर देते हैं। अभी जो पिछले 4-5 दिनों से केस चल रहा है, भोपाल का किसी लड़की का केस है जिसको घर पर डोरी के लिए मार दिया गया है। इस केस में ये इस तरह के केस आपके पास में यहाँ पर होते हैं क्या? हाँ सर, कई बार हमारे पास ऐसे केस आए हैं जिसमें लड़की को मार दिया, लेकिन ये नाम दिया गया कि वो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट देखी जाती तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से पता चलता है कि उसको मार दिया गया है। तो कभी कहीं ना कहीं वो डाउरी के चक्कर में, दहेज के चक्कर में उसको मार दिया जाता है। और दिक्कत परेशानी सर ये है कि हो सकता है उस बच्ची को या उस महिला को उसके बारे में पता नहीं था कि मैं कहाँ जाके अपनी आवाज़ को उठा सकती हूँ, या कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव में, रिश्तेदारी के दबाव में, रिश्ते के दबाव में उसको दबा दिया जाता है। और आखिर में सर यही होता है जो इस बच्ची के साथ में हुआ। जब से यहाँ राजस्थान में महिला सुरक्षा केंद्र बनना स्टार्ट हुआ और हर थाने में महिला सुरक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई, तब से लेकर आज तक कुछ रिकॉर्ड में फ़र्क हुआ है क्या? कि भी पहले जो आपके पास केसेस आते थे टाइम टू पीरियड की भी अब कम हुए हैं या फिर ज़्यादा हुए हैं, क्या लगता है? अभी तो केसेस थोड़े ज़्यादा हुए हैं क्योंकि महिलाओं को अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, जैसे जैसे एजुकेशन हुई है उनकी और वो अपने हक के बारे में जानने लगी हैं, तो केस बढ़े हैं। पहले ऐसा होता था कि रिश्तेदारी के दबाव में या परिवार वालों के और एजुकेशन की कमी होने के कारण वो घर में ही दबके रह जाते थे, महिला बाहर नहीं निकल पाती थी। अब वो अपने अधिकारों के बारे में जानने लगी है, तो इस वजह से केस भी थोड़े ज़्यादा हुए हैं। पिछले 6 महीने की बात कर लें या साल भर की बात कर लेते हैं, वो किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके पास में? केस तो हर कैटेगरी के आते हैं, लेकिन हमारे पास में अभी इस टाइम पे राइट टू चॉइस के केसेस, स्वयं की इच्छा से शादी करने के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं, लड़कियां इस प्रकार की होती है कि जिनकी आटे साटे के माध्यम से परिवार वाले शादी करवाना चाहते हैं और वो उस शादी से खुश नहीं होती हैं या करना नहीं चाहती हैं, इस वजह से वो निकल के आ जाती हैं और जिसको भी वो पसंद करती हैं उससे शादी कर लेती हैं। ये आटा साटा होता है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए आप। देखिए, आटा साटा ऐसे होता है कि अपने ही परिवार की, जैसे मान लो अगर हमारी कोई बेटी है तो हम अगर उसको दूसरे परिवार में दे रहे हैं तो वहाँ से हम अपने भाइयों के लिए या अपने परिवार में किसी लड़के के लिए बेटियाँ लेंगे। इस तरीके से आटा साटा की प्रथा चलती है। और इसके अलावा क्या क्या केसेस है जो ज़्यादा देखने में आते हैं? DVA एक्ट तो है ही, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, और इसके अलावा बच्चों की कस्टडी के केसेस भी आते हैं। और कुछ मामले ऐसे आते हैं जिनमें जैसे पॉक्सो के मामले होते हैं या रेप के केसेस, जिसमें थाने के द्वारा कई बार महिलाएं जानती नहीं कि हमें किस प्रकार थाने में जाना है, तो उनकी मदद करते हैं हम FIR दर्ज करवाने में। और इन सारे केसेस में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्षेत्रों से काफ़ी आते हैं। नहीं, एक चीज़ बहुत जो चलन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारी हिंसाएँ होती हैं, ये भाई आप लोगों के पास में डायरेक्ट लोग आते हैं, डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन करते हैं उनसे, तो आपको पता लग जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर अनपढ़ लोग होते हैं? सर ऐसा नहीं है, अभी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस के कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस के माध्यम से आप मान सकते हैं, शिक्षा का माध्यम है, उसकी वजह से उनको पता है कि अगर हमारे साथ में इस तरह से हो रहा है तो हम कहाँ पे मदद ले सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम ये माने कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वहाँ तक भी अगर अवेयरनेस जा रही है तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं हमारे पास में। थैंक यू। इंटरनेट का फ़ायदा भी होता है और इंटरनेट का नुकसान भी होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और फिर वही लोग महिला सुरक्षा केंद्र में सहायता लेने के लिए भी आते हैं। लेकिन आज के 2026 के दौर में हम बात करें जहाँ एजुकेशन का चलन है, जहाँ पर इंटरनेट का चलन है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी आज भी घरेलू हिंसा जैसी चीज़ सामने निकल के आती है। मारपीट का मामला होता है और बहुत सारे जो केसेस है जो यहाँ पर बताए गए आज वो सब आते हैं। सोचने का विषय ये है कि हम आज भी किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे लोकमत राजस्थान।